हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज हमारी क्लास है थर्ड। टॉपिक है हमारा सारणिक, जो मैट्रिक्स के साथ ही पढ़ाया जाता है, जो मैट्रिक्स पे डिपेंड भी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सारणिक होता क्या है। तो किसी बीजीय अथवा संख्यात्मक व्यंजक को विशेष वर्गाकार आकृति में व्यक्त करना। वर्गाकार आकृति में व्यक्त करना ही क्या होता है? सारणिक होता है। जैसे इस प्रकार से व्यक्त करना: A1 B1 A2 B2। इसे प्राय किससे डिनोट किया जाता है? या तो डेल से डिनोट किया जाता है, या फिर सारणिक ए के रूप में डिनोट किया जाता है, या फिर DET लिख के ए के रूप में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे देखो पंक्तियों की संख्या, और स्तंभ की संख्या होती है वो बराबर होती है। सारणिक में पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। तो इन संख्याओं का जो मान होता है वही सारणिक की क्या होती है? कोटि होती है। सारणिक की कोटि होती है। यानी अगर देखो मैट्रिक्स में होता था कि पंक्तियों की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है स्तंभ की संख्या से, लेकिन इसमें दोनों में क्या होता है कि जितनी पंक्तियां होंगी उतने ही क्या होंगे? स्तंभ। यानी 2 गुणा 2 की होगी, या फिर 3 गुणा 3 की होगी, 4 गुणा 4 की होगी। इस टाइप से सारणिक होती है। अगला है हमारा पॉइंट टाइप्स ऑफ सारणिक। यानी पहला है हमारा त्रिभुजाकार सारणिक। त्रिभुजाकार सारणिक क्या होती है? विकर्ण के ऊपर के अवयव शून्य हो उसे क्या कहते हैं? त्रिभुजाकार सारणिक कहते हैं। यानी मान लीजिए एक सारणी है आपके पास A B C D E F, इस प्रकार से एक सारणी है। तो इसके जो मुख्य विकर्ण है, इसके बीच ऊपर के जो बिंदु हैं वो क्या हो? अगर 0 हो तो वो क्या कहलाती है? त्रिभुजाकार सारणी कहलाती है। अगर नीचे के बिंदु 0 हो तब भी वो क्या कहलाएगी? त्रिभुजाकार सारणी कहलाती है। अगला है हमारा पॉइंट विकर्ण सारणी। विकर्ण सारणी मतलब इसमें विकर्ण के अलावा अन्य जितने भी अवयव हों वो क्या हों? 0 हों। जैसे A 0 0 0 B 0 0 0 C। तो यहाँ पे देखो विकर्ण के अलावा अन्य बिंदु हो वो क्या हों? अगर 0 हों तो वो क्या कहलाती है? विकर्ण सारणी कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा सारणिक का मान। देखो सारणिक का मान कैसे सोल्व किया जाता है। मान लीजिए A आपके पास एक सारणिक है। जैसे ये हो गई आपके पास A B C और D। तो इसका मान कैसे सोल्व किया जाता है? सारणिक का मान कैसे सोल्व किया जाता है? मैंने वैसे मैट्रिक्स में आपको बता भी दिया, लेकिन फिर भी देख लीजिए। यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस होता है। यानी AD माइनस BC, ये क्या हो गया? हमारा सारणिक का मान हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देके समझ लीजिए। एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपके पास एक सारणिक है 3 1 2 4, और आपको पूछे कि सारणिक का मान बताइए। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये कितना हो जाएगा? 12। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे यानी माइनस का कितना हो जाएगा? 2। इक्वल कितना आएगा हमारा? 10। तो ये क्या हो गया? हमारा सारणिक का मान हो गया। एक होता है, ये तो देखो 2 कोटि का सारणिक है, 2 गुणा 2 कोटि का। अगर हमारे पास तृतीय कोटि का सारणिक हो
तो उसको किस प्रकार से सरल करेंगे। तो सारणिक दे रखा है हमें डेल इक्वल, जैसे ये तृतीय कोटि का सारणिक हो गया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इस प्रकार से हमें 3 कोटि का सारणिक दे रखा है और हमें पूछे कि इसका मान क्या होगा। तो इसका मान क्या होता है, देखो सबसे पहले किसे सरल करते हैं। देखो इसको या तो आप क्या कर सकते हो, पंक्ति से सरल कर सकते हो या फिर स्तंभ से सरल कर सकते हो। तो यहाँ से डेल का मान क्या आएगा हमारा -1 1 + 1, यानी यहाँ पे 1 + 1 है तो 1 + 1। फिर क्या लिखेंगे, इस पंक्ति को छोड़ेंगे और इससे स्तंभ को छोड़ेंगे, यानी A11 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस पंक्ति को छोड़ेंगे और इसे स्तंभ को छोड़ेंगे। इसको लिखेंगे सारणिक के रूप में, यानी क्या लिखेंगे A22 A23 A32 A33, इस प्रकार से। फिर प्लस -1, यहाँ पे देखेंगे अगर इधर से कर रहे हैं तो 1 और 2 को जोड़ेंगे, यानी 1 + 2। फिर A12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही क्या करेंगे, इस स्तंभ को छोड़ेंगे और इस पंक्ति को छोड़ेंगे। क्या लिखेंगे A21 A23 A21 A23 A31 A33, इस प्रकार से। प्लस -1, आगे कितना है 1 और 3 है तो 1 + 3, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 3 से। यहाँ से देखो इस स्तंभ को छोड़ेंगे और इस पंक्ति को, तो इन दोनों को लिखेंगे, क्या लिखेंगे A21 A22 A31 A32, इस प्रकार से। ये हमारा क्या गया, 3 कोटि का सारणिक हो उसका मान आ गया। आगे से और सरल करके लिख सकते हैं। देखो इसका जब यहाँ पे ये दोनों सम हो तब तो पॉजिटिव आएगा और विषम हो तब क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं तृतीय कोटि के सारणिक का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास उपसारणिक एवं सहखंडज। मान लीजिए आपके पास एक सारणिक दे रखी है डेल इक्वल A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। इस प्रकार से आपके पास एक सारणिक है। तो हम इसके क्या निकालेंगे, उपसारणिक निकालेंगे। तो उपसारणिक को किससे डिनोट किया जाता है, M से, यानी M11। तो देखो वैसे ही सरल करेंगे, M11 यानी यहाँ पर आएगा तो ये पंक्ति छोड़ेंगे और ये स्तंभ छोड़ेंगे। मान हमारा कौन सा आएगा, ये वाला, यानी ये हो गया हमारा उपसारणिक। अगर आपको उपसारणिक पूछ ले तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, सरल कर सकते हो। अगर आपको M12 पूछे, M12, तो क्या करेंगे, इस पंक्ति को छोड़ेंगे और इस स्तंभ को छोड़ेंगे, यानी ये दोनों आएंगे। क्या लिखोगे A21 A23 A31 और ये क्या आ जाएगा A32। यह हमारा क्या आ गया, उपसारणिक आ गया। ठीक है। अब आपको देखो पूछ ले कि आप बताइए A12 का सहखंड। सहखंड को क्या डिनोट कर सकते हैं आप, F12 से। अब देखो ये आपको पता है क्या है, विषम है, तो माइनस में आएगा, माइनस में यहाँ लिख देंगे। अब बताओ A12 यहाँ पे है तो ये पंक्ति छोड़ेंगे और ये स्तंभ छोड़ेंगे और ये पंक्ति छोड़ेंगे, तो कौन कौन सा आएगा, A21 A23 A31 A33। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम इसे सरल कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देके आपको समझाती हूँ। मान लीजिए आपके पास एक सारणिक दे रखी है, एग्जाम्पल है
आपके पास सारणिक दे रखी है 2 -3 1 4 0 5 -1 6 7। आपको यहाँ पे पूछ ले -3 का उपसारणिक एवं सहखंडज ज्ञात कीजिए। तो -3 का उपसारणिक क्या होगा? ये पंक्ति छोड़ेंगे और ये स्तंभ छोड़ेंगे, इसे सारणी के रूप में लिखेंगे 4 5 -1 और 7। यहाँ से सोल्व करेंगे 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 3 7 चौक 28 और ये माइनस में आएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, इक्वल कितना आएगा 33। तो ये तो गया उपसारणिक। आपको पूछ ले -3 का सहखंडज। सहखंडज तो आपको पता है, देखो यहाँ पे ये क्या है, A12 का मान है, यानी ये क्या है यहाँ पे विषम है। तो ये जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, यानी -33। अगर ये सम होता, इसका पूछता सम होता तो ये क्या आता, 33 ही आता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रॉपर्टीज़। सारणी के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके आधार पर देखो हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन को बहुत ही सरल तरीके से और जल्दी सरल कर सकते हैं। तो आप इन प्रॉपर्टीज़ को एक बार ध्यान से पढ़िए। आई होप आप इसके एग्ज़ाम्पल देखेंगे तो आपको तुरंत याद भी हो जाएगी। देखो पहली प्रॉपर्टी दे रखी है, किसी सारणी की पंक्तियाँ एवं स्तंभों को परस्पर बदलने पर सारणी का मान नहीं बदलता। पॉइंट है ये कि पंक्तियों को या फिर स्तंभ को परस्पर बदलने पर क्या होता है, सारणिक का मान नहीं बदलता है। फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखी है एक सारणिक ABC PQR UVW। अब देखो इसमें अगर मैं ये पंक्तियां हैं, इनको मैं स्तंभ में लिख दूँ, यानी पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर दूँ। इधर पंक्ति है तो स्तंभ में कैसे लिखी जाएगी, ABC, इसको लिख दूँ PQR, इसको लिख दूँ UVW, यानी मैंने पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर दिया। तो इसका मान और इसका मान, दोनों का मान क्या आएगा, इक्वल आएगा, यानी कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। ये हमारी है फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या दे रखी है, किसी सारणी की कोई दो आसन पंक्तियाँ या फिर स्तंभ को परस्पर चेंज करने पर केवल क्या चेंज होता है, चिन्ह चेंज होता है, यानी साइन चेंज होता है, बल्कि उसके मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सारणिक दे रखी है, ये मान लेते हैं हम ABC PQR UVW, ये सारणिक दे रखी है हमें। और अब हम क्या कर रहे हैं, आसन पंक्तियाँ को परस्पर चेंज कर रहे हैं, यानी इसको मैं पहले लिख रही हूँ और इसको बाद में, ऐसे जैसे मतलब पहले इसको लिख दूँगी, इसके बाद में इसको लिख दूँगी, तो माइनस चिन्ह चेंज होगा, यानी माइनस क्या लिखूँगी, BQV APU CRW, इस प्रकार से। मतलब इसकी जगह पर इसको लिख दिया और इसकी जगह पर इस स्तंभ को लिख दिया मैंने, तो चिन्ह क्या होगा, चिन्ह चेंज होगा, इसका क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, किसी सारणी की दो पंक्तियों का मान समान होने पर इसका मान 0 होता है। देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर आपके पास सारणी का मान या पंक्ति या स्तंभ में दो पंक्ति या फिर दो स्तंभ बराबर हो जाएं तो उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। फॉर एग्जांपल ऐसे आपके पास कोई सारणिक हो, जैसे यहाँ पे देखो ABC दो पंक्तियों का मान बराबर हो रहा है, तो इसका मान क्या होगा, 0। ऐसे ही अगर स्तंभ का मान भी बराबर हो जाए, जैसे इस टाइप से ABC PQR, तो इसका मान भी क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी
किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ को किसी संख्या से गुणा करने पर सारणी का मान भी उस संख्या से गुणा हो जाता है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे पहली पंक्ति है वो k से मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम k को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इसको या तो पंक्ति से मल्टीप्लाई करो या फिर स्तंभ से मल्टीप्लाई करो। मैट्रिक्स की तरह नहीं कि पूरे को ही मल्टीप्लाई कर दिया, या तो पंक्ति से मल्टीप्लाई करना है या फिर स्तंभ से मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए मैं इसे पंक्ति से मल्टीप्लाई न करके स्तंभ से करूं तो क्या मान आएगा मेरा, के ए के पी के यू बी क्यू वी सी आर डब्ल्यू, इस टाइप से आएगा। यानी उस मैट्रिक्स की तरह पूरे को मल्टीप्लाई नहीं करना है, बल्कि एक पंक्ति को या फिर एक स्तंभ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव यदि दो पदों का योग है तो उस सारणी को उसी कोटि के दो सारणिक के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मतलब आपको एक सारणिक दे रखा है a प्लस अल्फ़ा b प्लस बीटा c प्लस गामा और दे p q r u v w, इस प्रकार से आपको कोई सारणिक दे रखा है। तो आप इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, a b c p q r u v w प्लस, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, प्लस अल्फ़ा बीटा गामा p q r u v w, इस टाइप से लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, लास्ट प्रॉपर्टी है ये। इन प्रॉपर्टीज़ को प्लीज़ याद कर लीजिएगा और एक बार वीडियो को आराम से साथ में नोटबुक लेकर, और आप प्लीज़ नोट्स ज़रूर बनाइएगा। आई होप आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे और आपकी तैयारी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। आप मेरी क्लास जब भी देखें तो साथ में रजिस्टर और पेन लेकर ज़रूर बैठें। यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों को किसी एक ही राशि से गुणा करके जोड़े या घटाएं तो सारणिक का मान चेंज नहीं होता। देखो इसमें एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सारणिक है ए बी सी पी क्यू आर यू वी डब्ल्यू, एक सारणिक है मेरे पास ये। अब देखो मैं क्या करती हूँ उसमें, यानी इसमें एक स्तंभ को मैं इसको बीटा से मल्टीप्लाई करती हूँ और इसको अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करती हूँ और इसको बीटा से मल्टीप्लाई करती हूँ और फिर जोड़ देती हूँ। तो क्या आएगा, ए प्लस अल्फ़ा ए प्लस बीटा सी। दूसरा क्या आएगा, पी प्लस अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा आर। तीसरा आएगा यू प्लस अल्फ़ा वी प्लस बीटा डब्ल्यू। यहाँ पे बी आएगा, बी आएगा, और ये ऐसा कैसा आएगा, बी क्यू वी सी आर डब्ल्यू। यानी मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे मैंने जो सेकंड स्तंभ था हमारा उसको अल्फ़ा से और इसको बीटा से मल्टीप्लाई करके मैंने पहले स्तंभ में जोड़ दिया, तो इसके मान में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। यही हमारी क्या है, प्रॉपर्टी है। एक बार दोबारा देख लीजिए आप, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों को किसी एक ही राशि से गुणा करके जोड़े या घटाएं तो सारणिक का मान चेंज नहीं होता है। यानी यही मैंने किया है, इन दोनों स्तंभ को मैंने अल्फ़ा और बीटा से मल्टीप्लाई किया और फिर पहले स्तंभ में जोड़ दिया, तो इसके मान में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सम पर्टिकुलर डिटरमिनेटेड्स, यानी कुछ विशिष्ट सारणियों के मान हैं
जिन्हें हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं और एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, तुरंत हल कर सकते हैं। जैसे देखो, ये जो कुछ सारणिक मैंने दे रखी हैं ये फिक्स होती हैं, मतलब ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछने का पूरा चांस रहता है। तो इस प्रकार की जो सारणिक है इनका मान आप निकाल के देख लीजिए तब भी यही आएगा, या फिर याद कर लीजिए, किसी ट्रिक से याद कर लीजिए तब भी यही आएगा। लेकिन अगर हमारे डायरेक्ट याद हो तो हम एग्ज़ाम में कम से कम टाइम में क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, अटैम्प्ट कर सकते हैं। और अगर इसे गुणा भाग करने बैठे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसलिए मैंने कुछ सारणिक लिए हैं जिनके मान आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक सारणिक लिया है। पहला सारणिक है ABC, फिर B से शुरू करूँगी BCA, फिर C से शुरू करेंगे CAB। तो इसका मान है 3ABC माइनस A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस C क्यूब। अगर आपको इस प्रकार से कोई सारणिक दिखाई दे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं 1 2 3 2 3 1, और आगे आ जाए हमारा जैसे 1 2 3 2 3 1, अगला जाए 3 1 2, इस टाइप से आ जाए। तो इसका मान है, हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये A का मान हो गया, ये B का मान हो गया, ये C का मान हो गया। इसमें ही अगर ये मान रखेंगे तो ये हमारा सारणिक का मान आ जाएगा। नेक्स्ट एक सारणिक है 1 1 1 ABC, फिर इसका होल स्क्वायर हो तो इसे क्या लिख सकते हैं, A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ एक सारणिक, जैसे 1 1 1, ये हो 2 3 4, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 3 का स्क्वायर यानी 9, 4 का स्क्वायर कितना हो 16। अगर इस प्रकार की कोई सारणिक आपके पास आ जाए तो आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं। अब आपको पता है A का मान ये रहा, B का मान ये रहा और C का मान ये रहा। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड सारणिक दे रखा है A1 1 1 ABC, BC का मल्टीप्लाई, CA का मल्टीप्लाई और AB का मल्टीप्लाई। इस प्रकार से हो तब भी ये फॉर्मूला लगाकर हम क्या कर सकते हैं, सारणिक का मान निकाल सकते हैं। फोर्थ सारणिक है हमारी 1 1 1 ABC, A क्यूब B क्यूब C क्यूब। जैसे मैंने ये बताई थी, इसमें स्क्वायर था, इसमें क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो क्या करेंगे, A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस C, और फिर तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इस सारणी का मान होगा। फोर्थ है हमारा 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, A क्यूब B क्यूब C क्यूब। तो ये मान यहाँ से निकाल सकते हैं, A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस A B प्लस BC प्लस CA। सिक्स जो सारणी है हमारे पास वो है 1 1 1। देखो इसमें मेन पॉइंट याद रखने हैं आपको। एक तो देखो पहला जो पंक्ति है वो 1 1 होनी चाहिए, ये ज़्यादातर में 1 1 है, 4-5 प्रॉपर्टीज़ में 1 1 आ रही है, तो ये तो याद रखनी है। B प्लस C, C प्लस A प्लस B, फिर इसका होल स्क्वायर किया है। अगर इस टाइप से सारणिक हो तभी देखो ये फॉर्मूला लगाना, वरना आप ये फॉर्मूला मत लगाना, आपका मान क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो मैंने पहले फॉर्मूला बताया था 3 गुणा 3 सारणी को किस प्रकार से सोल्व करते हैं, उस फॉर्मूले से आप सोल्व कर लेना, मान आ जाएगा आपका। पॉइंट है हमारा 2 सारणिक का गुणनफल। तो देखो 2 सारणिक का गुणनफल करते हैं तो मैट्रिक्स में कैसे करते थे, पंक्ति को स्तंभ से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन इसमें किस प्रकार से कर सकते हैं, पंक्ति को पंक्ति से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पंक्ति को स्तंभ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और स्तंभ को स्तंभ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्तंभ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और स्तंभ को पंक्ति से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
इस प्रकार से मतलब इनको अपोजिट कर सकते हैं, सेम भी कर सकते हैं, पंक्ति को पंक्ति से, स्तंभ को स्तंभ से, और पंक्ति को स्तंभ से, स्तंभ को पंक्ति से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो सुविधाजनक होता है वो पंक्ति को पंक्ति से गुणा करना ही होता है। यानी आप पंक्ति को पंक्ति से गुणा कर लीजिए, तब भी आपका मान क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। यानी डेल 1 पहला सारणिक है मेरे पास, ए बी 1 और 2। दूसरा सारणिक है डेल 2 1 2 एक्स वाई, और मुझे कह दे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो मैं कैसे करूँगी, डेल 1 और डेल 2। तो देखो पहले वाला ही आप मान के चले, पंक्ति को पंक्ति से मल्टीप्लाई करें, तो ये मेरी पंक्ति हो गई और ये इसकी पंक्ति हो गई, तो मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार इनको साथ में लिख लेते हैं, ए बी 1 2 एक्स और वाई। देखो ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मान आएगा, ए। बी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2b। दूसरा हमारा ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से, यानी ए एक्स। बी को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस बी वाई। पंक्ति को पंक्ति से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से किया 1, 2 को 2 से किया 4, 1 और 4 कितना हो गया, 5। 1 को किससे करेंगे, एक्स से, तो ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा 2y। यानी ये हमारा क्या आ गया, सारणिक का मल्टीप्लाई। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सारणिक का अवकलन। डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं एक सारणिक का। देखो इसमें मान लीजिए आपके पास एक सारणिक है डेल एक्स, डेल एक्स आपके पास एक सारणिक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो f1x मान लीजिए डेल एक्स, सॉरी एक बार फिर से देखो, डेल एक्स आपके पास एक सारणिक है, जैसे R1 R2 और R3, और मुझे कह दे कि x व्यंजक, ये x व्यंजक का कोई सारणिक है और इसका क्या करना, मुझे अवकलन करना है। तो ये क्या हो जाएगा, डेल x, इसका भी अवकलन होगा, तो ये हो जाएगा d/dx। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, R1 का, तो क्या लिखूँगी, d/dx R1, और R2 और R3 ऐसा कैसे लिखा जाएगा, प्लस R1 को ऐसा कैसा लिखूँगी और R2 का करूँगी R2 इंटू dx, और R3 ऐसा कैसा लिखा जाएगा, प्लस R1 और R2 तो ऐसे कैसे लिखे जाएंगे, तीसरी बार किसका करूँगी, R3 का। तो इस प्रकार से इसमें अवकलन किया जाता है, न कि एक साथ, बल्कि अलग अलग क्या करना होता है, अवकलन करना होता है। तो हमारे पास डेल एक्स क्या आ जाएगा, सारणिक के रूप में क्या लिख सकते हैं, इसे f1 लिख सकते हैं, f1x, और इसे क्या लिख सकते हैं, f2x और f3x, b1 b2 b3, c1 c2 c3। इस प्रकार से एक सारणिक हो जिसमें b1 b2 b3 c1 c2 c3 तो क्या है, हमारे अचर हैं, और हमें इसका क्या करना है, f1x f2x f3x का क्या करना है, अवकलन करना है। तो कैसे करेंगे, यानी ये तो अचर है तो इनका हो जाएगा अवकलन, यानी f'(x) f2'(x) f3'(x). एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इसको। एग्जाम्पल, यानी आपको दे रखा है, एक सारणिक दे रखी है जो x का व्यंजक है, यानी ऐसे x1 2 0 x² 1 1 1 x³। अब मुझे कह दे कि इसका क्या करो, अवकलन करो, यानी मुझे निकालना है डेल
डेस एक्स, एक बार इसका अवकलन करना है। तो कैसे अवकलन करूँगी मैं इसका, डेल डेस एक्स। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, किसका करना है, पहली पंक्ति का करो या फिर स्तंभ का करो। तो पहली पंक्ति का कर देती हूँ। एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, 1 का कितना हो जाएगा 0, 2 का कितना हो जाएगा 0। ये बिल्कुल सेम ऐसे कैसे आएंगे, प्लस दूसरी बार किसका करूँगी, दूसरी पंक्ति का। तो पहली पंक्ति ऐसे कैसे आ जाएगी, 0 का कितना होता है 0, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, 1 का कितना हो जाएगा 0। थर्ड पंक्ति ऐसे कैसे लिख दूँगी, प्लस आगे सेकंड पंक्ति का बिल्कुल सेम हो, ऐसा कैसा लिखेंगे क्योंकि इनका अवकलन हम कर चुके हैं। थर्ड पंक्ति का करेंगे, 1 का कितना होता है 0, 1 का 0, 3x, एक्स क्यूब का कितना होगा 3x स्क्वायर। इस टाइप से क्या करेंगे, हम सरल करेंगे इसको। पहले पहली पंक्ति का अवकलन किया, प्लस फिर सेकंड पंक्ति का अवकलन किया, प्लस फिर थर्ड पंक्ति का अवकलन किया, प्लस। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इनका अलग अलग अवकलन करेंगे, न कि एक साथ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सारणिक की सहायता से रैखिक समीकरण का हल करना। देखो ये हमारा मैट्रिक्स में भी था और सारणिक में भी होता है कि अगर आपको रैखिक समीकरण दे रखे हो तो उसको किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। अगर आपने मैट्रिक्स वाली क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैट्रिक्स और या फिर सारणिक में आपने एक भी क्लास छोड़ दी है तो वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो दोनों टॉपिक को आराम से पढ़ें और फिर एक बार रिवाइज करें। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मान लीजिए आपको तीन रैखिक सारणी दे रखी है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z d3। ऐसे आपको तीन इक्वेशन दे रखी है। तो देखो हम सारणिक के रूप में कैसे लिखेंगे, सारणिक के रूप में तो क्या लिखा जाता है, जो x और y z के गुणांक है उन्हीं को लिखा जाता है। तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है a1, y का है b1, c1। इस प्रकार हम क्या लिख लेंगे, इसे सारणिक के रूप में लिख लेंगे। अगला है देखो डेल 1। अगर डेल 1 निकालते हो आप तो x वाला तो क्या कर दोगे, छोड़ दोगे और इसको एज इट इज़ लिखोगे। यानी यहाँ पे a1, a2, a3 के स्थान पे क्या लिखोगे, d1, d2, d3, और इसको जैसा पहले था वैसा का वैसे लिखेंगे। यानी b1, b2, b3, c1, c2, c3। इसको देखो ऐसे, अगर 1 ले रहे हो तो इसके स्थान पर d1, d2, d3 लिख दो। अगर 2 ले रहे हो तो 2 के स्थान पर d1, d2, d3 लिख दो। अगर 3 ले रहे हो तो 3 के स्थान पर क्या लिख दो, d1, d2, d3 लिख दो। तो इस प्रकार से डेल 1, डेल 2, डेल 3 निकाल लेंगे हम। अब देखो इसमें किस प्रकार से सरल किया जा सकता है। पहला पॉइंट है हमारा, यदि डेल का मान हम निकालें और वो क्या है 0 नहीं हो तो निकाय क्या होता है, संगत होता है। संगत होता है तब हम x, y और z का मान कैसे निकालेंगे, डेल 1 निकालेंगे उसमें डेल का भाग देंगे, डेल 2 निकालेंगे उसमें डेल का भाग देंगे और डेल 3 निकालेंगे उसमें डेल का भाग देंगे। देखो एग्ज़ाम में इस टाइप से पूछा जाता है कि आपका जो निकाय है वो संगत है, तो उसमें क्या x और y और z का मान कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये जो मैंने पॉइंट बताया याद हो आपको, तो आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो। इसे हम कहते हैं क्रेमर रूल। कौन सा रूल कहते हैं, क्रेमर नियम कहा जाता है। अगला है हमारा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, यानी डेल इक्वल हो गया, अगर डेल नॉट इक्वल 0 हो तब तो ये नियम लागू होगा। अगर डेल इक्वल 0 हो तथा डेल 1, डेल 2 और डेल 3 में कम से कम
एक अशून्य हो, कम से कम एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीनों भी शून्य हो सकते हैं, अशून्य हो, तो निकाय क्या होगा हमारा, असंगत होगा। इसमें संगत था और इसमें क्या हो जाएगा, असंगत। इसमें क्या हो जाएगा, असंगत। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, कोई हल नहीं। अगर ऐसी कंडीशन आ रही हो तो उसका कोई हल नहीं है। अगर निकाय असंगत आ रहा हो तो कोई हल नहीं रखता वो। थर्ड पॉइंट है हमारा, डेल का मान क्या रहा हो, 0, तथा डेल 1, डेल 2, डेल 3 तीनों 0 हो तो निकाय के अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अनंत। अगर इस टाइप से कंडीशन आ रही हो तो अनंत हल विद्यमान होते हैं। कितने हल विद्यमान होते हैं, अनंत हल विद्यमान होते हैं। देखो इसमें तो अशून्य हो मतलब शून्य नहीं हो, और इसमें तीनों शून्य हो और डेल भी शून्य हो और ये तीनों भी शून्य हो, तो निकाय के कितने हल विद्यमान होंगे, अनंत। फोर्थ पॉइंट है हमारा, यदि डेल बराबर 0 तथा D1 बराबर D2 बराबर D3 क्या हो, 0। अगर इस टाइप से हो तो निकाय क्या होता है, निकाय के अनंत हल, अर्थात अनंत हल बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं, अनिरर्थक हल होते हैं। फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा। फिफ्थ पॉइंट है, देखिए फिफ्थ पॉइंट है, यदि डेल नॉट इक्वल 0 तथा D1 बराबर D2 बराबर D3 क्या हो, 0, तो निकाय का अद्वितीय हल होगा। यानी क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब होता है कि यहाँ पे x का मान भी क्या होगा, 0, y का मान भी क्या होगा, 0, और z का मान भी क्या होगा, 0। इस टाइप से एक बार इन पॉइंट्स को एक बार फिर से देख लीजिए। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सारणी की सहायता से रेखिक समीकरण का हल, यानी आपके पास तीन क्या दे रखी हो, रेखिक समीकरण दे रखे हो, तो डेल का मान कैसे निकालेंगे, इनके जो कोफिशिएंट होते हैं मतलब गुणांक होते हैं उनको लिख कर निकालेंगे। अगर डेल 1 निकालना हो तो A1 A2 A3 हटाकर इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, D1 D2 D3। अगर डेल 2 निकालना हो तो B1 B2 के स्थान पे लिख देंगे। अगर डेल 3 निकालना हो तो क्या कर देंगे, C1 और C2 और C3 के स्थान पे क्या लिख देंगे, D1 D2 और D3 लिख देंगे। ठीक है। अब हमारा पहला पॉइंट है यदि डेल का मान नॉट इक्वल 0 हो तो निकाय क्या होगा, संगत होगा। और इस कंडीशन में x और y और z का मान कैसे निकालेंगे, डेल 1 अपॉन डेल, डेल 2 अपॉन डेल, डेल 3 अपॉन डेल, और इसे क्या कहते हैं, हम क्रेमर रूल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डेल का मान 0 हो तथा डेल 1 डेल 2 डेल 3 में कम से कम एक अशून्य हो तो निकाय क्या होगा, असंगत होगा और कोई हल नहीं होगा। अगला है हमारा, डेल
जीरो हो तथा अब देखो इसमें तो कम से कम एक अशून्य हो, लेकिन इसमें क्या है तीनों ही क्या हो जाए जीरो हो जाए, तो निकाय के अनंत हल विद्यमान होंगे। अगला है यदि डेल का मान जीरो हो तथा d1 d2 d3, डेल नहीं देखना, d1 d2 d3 देखना है, जीरो हो तो निकाय के अनंत हल अर्थात अनिरर्थक हल होते हैं। अगला पॉइंट है हमारा यदि डेल नॉट इक्वल जीरो हो तथा d1 d2 d3 बराबर जीरो हो तो निकाय का अद्वितीय हल होगा, यानी x बराबर जीरो, y बराबर जीरो और z बराबर जीरो होगा। अब देखो इससे ये जो पॉइंट है इसमें एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, हम एक एग्जाम्पल देकर समझते हैं। देखो क्रेमर जो रूल है उससे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ मैं आपको। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, के वे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय एक अनिरर्थक हल रखता हो। अब देखो हमने देखा कि अनिरर्थक हल के लिए जो सारणी का मान होता है वो क्या होता है जीरो, डेल का मान क्या होता है जीरो होता है। तो यहाँ पर हम डेल का मान निकालेंगे। डेल का मान क्या होता है, यानी x y और z के जो गुणांक होते हैं उनको लिखेंगे। तो x का गुणांक क्या है यहाँ पे 1, y का है k, z का क्या है 3, x का क्या है यहाँ पे k, यहाँ पे है 2 और यहाँ पर भी 2। y का थर्ड इक्वेशन में क्या है, x का गुणांक 2, y का क्या है 3 और इसका क्या है 4। अब इसका मान क्या आ रहा है हमारे पास जीरो, यानी हमें k का मान निकालना है। अब देखो ये हमारे पास एक सारणिक आ गई और मैंने बताया था कि आपके पास अगर 3 कोटि की सारणिक हो तो उसे किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो मैं इसे किससे सोल्व करूँगी, सबसे पहले पंक्ति से सोल्व करो या फिर किससे सोल्व करो, स्तंभ से सोल्व करो, एक ही बात है। पंक्ति से सोल्व करते हैं तो एक ये पंक्ति छोड़ेंगे और ये स्तंभ छोड़ेंगे, यानी गुणा करेंगे कितना आएगा 8 माइनस 6 माइनस, क्योंकि ये विषम पद है A12 है तो ये विषम आएगा, यानी k। इस पंक्ति इससे स्तंभ को छोड़ेंगे और इस पंक्ति को छोड़ेंगे, k को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यानी 4k माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 3, क्योंकि ये सम है तो यहाँ पे इस स्तंभ को छोड़ेंगे और इस पंक्ति को इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा 3k माइनस 4 इक्वल क्या आएगा हमारा 0। ठीक है, अब यहाँ से मान निकालते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 माइनस ये कितना हो जाएगा, k को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये हो जाएगा माइनस 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 9k माइनस ये हो जाएगा हमारा 12 इक्वल कितना हो जाएगा 0। यहाँ से देखो ये हमारा एक k में द्विघात समीकरण बन रही है, तो माइनस k स्क्वायर ये 9 4 कितना हो जाएगा प्लस 13k, 12 और 2 कितना हो जाएगा माइनस का 10 इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 0। यहाँ से हम माइनस चिन्ह कॉमन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं माइनस चिन्ह कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 13k प्लस 10 इक्वल कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मान आना चाहिए हमारा कि मल्टीप्लाई करने पर तो मान कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर मान आना चाहिए 40 और जोड़ने पर मान आना चाहिए 13। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 और 5/4, ये हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा k का मान आ जाएगा। इस इक्वेशन को आप सरल कर लीजिएगा एक बार गुणनखंड करके, किस टाइप से इसको सरल करने पर k का मान क्या आएगा हमारा 2 और 5/4। देखिए इस इक्वेशन के हम गुणनखंड कर सकते हैं, यानी 4k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 5k प्लस 10 इक्वल कितना आएगा 0, यानी ये कितना हो जाएगा हमारा 13 जोड़ने पर 13 गुणा करने पर 40। तो यहाँ से 4k कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा k माइनस 2, यहाँ से माइनस
5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा k-2 इक्वल 0। इस टाइप से इसको सरल कर लेंगे आप। यानी यहाँ से हो जाएगा k-2 कॉमन आ गया तो यहाँ बचा 4k-5 इक्वल 0। तो यहाँ से k का मान एक तो क्या आएगा 2 और एक क्या आएगा 5/4। इस टाइप से k के 2 मान आ जाएंगे। तो जो ऑप्शन में होंगे वो टिक लगा दीजिएगा। इस टाइप का क्रेमर रूल से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप प्लीज़ ये लास्ट वाला पॉइंट है उसको ध्यान से पढ़िएगा। और अगर आप मेरे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम का जो मेरा चैनल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन करके ये जितने भी नोट्स मैं पढ़ाती हूँ वो आप ले सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।